दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि राहत सामग्री वितरण के दौरान सीएम योगी ने की घोषणा। कहा, बाढ़ से बर्बाद हुई फसल का जल्द मिलेगा मुआवजा। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के बीच बाढ़ की त्रासदी भी झेल रहे पीड़ितों को ढाढ़स बंधाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुख और दुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। इस दोहरे संकट के बीच सरकार पूरी तरह पीड़ितों के साथ है। उनके दुख में सहभागी बनने के लिए ही वे उनके बीच आए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। राहत सामग्री में 5 लीटर मिट्टी का तेल भी दिया जाएगा। बाढ़ का पानी खत्म होते ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा भी वितरित किया जाएगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया गाइडलाइन और लगाया जुलूस पर रोक। जी हम बात करें कि यूपी सरकार ने अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने त्योहारों में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई है। तो कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए धर्म गुरुओं से भी अपील की है कि वे लोगों को समझाएं। गाइडलाइंस के अनुसार गणेश चतुर्थी पर पूजा पंडाल में मूर्ति की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ न जमा होने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा। फर्जी चीनी कंपनियों के सहारे अरबों रुपए का हवाला ट्रांजैक्शन। जी आपको बता दें कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और इस रैकेट के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। अरबों रुपए के इस हवाला रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी, बैंक कर्मचारी आदि शामिल होने की जानकारी सामने आई है और ये मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनियों के जरिए हो रही थी। हवाला कारोबार करने वाली कुछ कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। आपको बता दें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मंगलवार शाम को बयान जारी कर बताया कि चीनी कंपनियों की सहयोगी कंपनियां और इससे जुड़े लोगों ने फर्जी कंपनियों से भारत में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 100 करोड़ रुपए के फर्जी एडवांस लिए थे। और अभी अगली खबर बता दें कि क्या सीएए और एनआरसी के खिलाफ फिर शुरू होने जा रही है मुहिम। तैयारी में जुटे प्रदर्शनकारी। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ आंदोलन को एक बार फिर शुरू करने की तैयारी शुरू होने जा रही है। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट में वकील महमूद प्राचा ने अलीगढ़ पहुंचकर की है और इस बार सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए अलीगढ़ को चुना गया है। कोरोना महामारी की वजह से कुंद पड़ी आंदोलन की धार को दोबारा तेज करने की जद्दोजहद में जुटे आंदोलन संभवतः 15 अगस्त के बाद सड़कों पर दिखाई पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 24 मार्च की आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में जारी सीएए के खिलाफ में जमा लोगों को जबरन वहां से हटा दिया गया था, जिसको अब लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और इस आंदोलन से जुड़े मुख्यतः मुस्लिम प्रदर्शनकारियों में दोबारा सड़क पर उतरने की कुलबुलाहट तेजी से आ सकती है। और ये अलग बात है कि अभी तक कोरोना का संकट भारत ही नहीं दुनिया में अनवरत रूप से जारी है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि यात्री ट्रेनों को लेकर बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने किया ये ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में देश भर में सिर्फ कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालनों की अनुमति है, जबकि अभी भी नियमित यात्री ट्रेनों पर प्रतिबंध जारी है। भारतीय रेलवे की तरफ से जून में ऐलान किया गया था कि 12 अगस्त तक नियमित यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी और अब भारत सरकार ने इस फैसले को और आगे तक बढ़ा दिया है। केंद्र की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार के चलते नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी। हालांकि वर्तमान में चलाई जा रही 250 कोरोना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। वहीं देश के सबसे बड़े कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के मुंबई में लोकल ट्रेनों को चलाने के लिए मोदी सरकार ने कहा है कि केवल राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार ही मुंबई में सीमित लोकल ट्रेनें चलेंगी। बता दें कि लॉकडाउन में चल रही कई स्पेशल ट्रेनों के समय में भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं।
और वह अगली खबर बता दें कि मुनव्वर राना ने पीएम को लिखा पत्र कि अयोध्या में मस्जिद की 5 एकड़ जमीन पर बनाया जाए हाईटेक सुविधाओं से युक्त अस्पताल। जी हम बात करें कि एक और जहां मस्जिद और मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे पर व्यंग छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शायर मुनव्वर राना ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की है कि अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए दी गई 5 एकड़ जमीन पर एक भव्य अस्पताल का निर्माण कराया जाए और उसका नाम भगवान राम के पिता दशरथ के नाम पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती दी गई या हासिल की गई जमीनों पर मस्जिदों का निर्माण नहीं होता। उन्होंने बताया कि रायबरेली में सई नदी के किनारे हमारी 5.5 बीघा जमीन है। उसकी खूबसूरती उस वक्त और भी बढ़ जाएगी जब वजू खाने के लिए सई नदी के किनारे लगा एक चबूतरा बनवा दिया जाएगा और ये जमीन मेरे बेटे तबरेज राणा के नाम से है। मैं चाहता हूँ कि इस जमीन पर बाबरी मस्जिद की एक ऐसी शानदार इमारत बनाई जाए कि दुनिया के लोग इस तरह से गुजरे तो वे आलमगिरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद का दीदार कर सके और मौलाना अली मियां की मजार पर फातिहा पढ़ सके। उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि आप एक नए मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन करके जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनको इस नए वक्फ बोर्ड से संबद्ध कर दें और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के वक्फ की संपत्तियों जिन पर नाजायज कब्जे हैं उन्हें मुस्लिम समाज को कम से कम समय में दिलाने का कष्ट करें ताकि हम मस्जिद और अस्पताल के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस ने बनाई सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी के कोरोना की पहली दवाई का नाम। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन से बाजी मार गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई है और इस वैक्सीन को रूस ने सोवियत संघ के सैटेलाइट पर स्पुतनिक वी का नाम दिया है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये इस बात से पर्दा उठाया गया है कि अब उनकी बेटी को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पुतिन ने कहा कि जल्द ही देश भर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर बता दें कि दिलों पर राज करने वाले राहत इंदौरी सुपुर्द खाक, कोविड प्रोटोकॉल के तहत उन्हें दफनाया। जी हम बात करें कि अपनी शेर व शायरी के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी को मंगलवार सुपुर्द खाक किया गया। शहर की छोटी खजरानी स्थित कब्रिस्तान में उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दफनाया गया। अरबिंदो अस्पताल से उनके शव को एम्बुलेंस के जरिए कब्रिस्तान लाया गया। वहां नमाज अदा की गई। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में उनकी अंत्येष्टि की गई। और वहीं बता दें कि संजय दत्त को 3rd स्टेज का लंग कैंसर, इलाज के लिए अमेरिका जाने की आ रही है खबर। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के फैंस के लिए बुरी खबर आ रही है। एक्टर संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर होने की जानकारी मिल रही है और उनकी ये बीमारी 3rd स्टेज पर है और इस गंभीर बीमारी के इलाज के जल्द ही संजय दत्त अमेरिका रवाना होंगे। आज ही संजय दत्त ने ट्वीट कर अपने फैंस को सेहत खराब होने की जानकारी दी थी और इस ट्वीट के बाद फैंस की चिंता बढ़ गई थी। अब उनकी कैंसर की बीमारी के बारे में सुनकर फैंस हैरान हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से संजय दत्त की ये बीमारी उभर के आई है जो कि 3rd स्टेज पे है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द दुआ के लिए जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह के पैसे और जिंदगी पर था रिया का पूरा कंट्रोल। ईडी के सामने में श्रुति मोदी ने किए ऐसे कई खुलासे। जी हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री के बाद हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं और इस केस में अभी तक के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रिया के अलावा सुशांत की बहन मीतू, दोस्त सिद्धांत पिठानी और पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से ईडी पूछताछ कर रही है। मंगलवार को तीसरी बार ईडी ऑफिस पहुंची श्रुति मोदी ने रिया और सुशांत के बीच रिश्ते को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह के आरोप के बाद से ईडी एक्टर के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए गायब होने को लेकर जांच कर रही है। और दोस्तों में अगली खबर बता दें कि टिकटॉक को खरीदने की होड़ तेज, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब ट्विटर भी रेस में।
जी हम बात करें कि अमेरिका में ट्विटर और चीनी वीडियो में शेयरिंग ऐप टिकटॉक का विलय हो सकता है। डो जोन्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आपसी विलय के लिए दोनों में बातचीत चल रही है और संभव है ये सौदा हो जाए। डो जोन्स ने कहा कि सौदे पर बातचीत हो रही है, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है। ट्विटर का कहना है कि चूंकि ये छोटी कंपनी, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट या दूसरे संभावित खरीदारों की तरह एंटी ट्रस्ट जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट पिछले कई सप्ताह से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को खरीदने के लिए सौदेबाजी कर रही है। कहा जा रहा है कि बाइट डांस को खरीदने की होड़ में वे सबसे आगे चल रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से टिकटॉक चाइना का ऐप था उसे हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, तो क्या वाकई में अब इसको फिर से कन्वर्ट करके इस ऐप को चालू करना चाहिए? इसमें आप लोगों का क्या सुझाव, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें सचिन पायलट ने कहा कि मेरे खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं उससे दुखी, स्तब्ध और आहत हूं। जी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाली अशोक गहलोत की सरकार में बगावत के करीब 1 महीने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर पहुंचे। मंगलवार को राजधानी जयपुर पहुंचने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से किसी पद की मांग नहीं की और इसको लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी तरह की प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में बागी रुख अख्तियार करने वाले नेता सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गए थे। पायलट ने आगे कहा कि मैंने पार्टी से किसी पद की मांग नहीं की है। हालांकि पायलट ने कहा कि वो अपने खिलाफ दिए गए बयान को लेकर हैरान हैं। पायलट ने कहा कि मेरे खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे मैं दुखी, स्तब्ध और आहत हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत लाचार भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मस्तिष्क की सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इससे पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी सोमवार को मुखर्जी ने खुद की थी। उनके मस्तिष्क की कॉल्ट को हटाने के लिए आर्मी रिसर्च एंड रेफरल RNR अस्पताल में सर्जरी की गई। RNR हॉस्पिटल में अपने बयान में कहा, उनके मस्तिष्क में बड़े कॉल्ट का पता चलने के बाद आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद भी वे वेंटिलेटरी सपोर्ट पर अभी गंभीर बने हुए हैं। एक्सपर्ट और वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना मामले 22,69,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 53,601 नए मामले, 871 लोगों की गई जान। जी हम बात करें कि देश भर में कोरोना वायरस के एक बार फिर से 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 53,601 नए केस मिले हैं, जबकि 871 लोगों की इससे जान गई है। इस तरह कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 22,68,676 पर पहुंच गया है। पिछले 2 सप्ताह में पहली बार ऐसा हुआ है जब 55,000 से कम मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मृत्यु दर में भी गिरावट हुई है। और हमें अगली खबर बता दें कि कभी IPL को अश्लील और जुए का केंद्र मानते थे बाबा रामदेव, और अब उसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तैयारी। जी आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए उसने EOI भी जारी कर दी है। ICC के इस साल के टाइटल स्पॉन्सर की दौड़ में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कंपनी के प्रवक्ता ने इसके तिजारावाला ने इस बात पर मोहर भी लगा दी है। आपको बता दें हालांकि इस बार रामदेव की कंपनी का IPL में काफी दिलचस्पी दिख रही है, लेकिन वे हमेशा से इस क्रिकेट लीग में पक्ष में रहे हो ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव IPL को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बता चुके हैं। रामदेव ने कहा था कि चीयर लीडर्स के चलते ये अश्लील खेल हो गया है। उन्होंने कहा था कि देश में जुआ और सट्टा बाजार बढ़ रहा है। अब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी का IPL में दिलचस्पी दिखाना यानी पूर्व के बयानों पर यू टर्न है।
और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी, देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। जी हम बात कर रहे हैं कि मानसून के एक्टिव होने से देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी का कहना है कि अभी कई राज्यों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होगी। वहीं भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में मानसून के एक्टिव मौसम के मिजाज में लगातार बदला हुआ है। अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे भी हालात बने हुए हैं। आईएमडी ने कहा कि बुधवार तक दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है। दरअसल रविवार को यहां अच्छी बारिश हुई थी, जिसके कारण दिल्ली वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली थी और तापमान में भी गिरावट आई थी। आईएमडी का कहना है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं पहुंचेंगी, लिहाजा यहां पहले अच्छी बारिश होने की संभावना है, इसके बाद मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।